नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो है राज न्यूज एमपी का है और ईरान, यूएई, इजराइल, अमेरिका, इन सब में पाकिस्तान इस कदर उलझ गया है कि वहां के जो पाकिस्तानी मीडिया पर बैठने वाले एनालिस्ट हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है। और जो लोग समझ पा रहे हैं वो समझ गए कि भाई पाकिस्तान की तो वाट लगने वाली है, बैंड बजने वाली है। प्लस इंडिया की तरफ से जी मिडिल ईस्ट में बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। कभी हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे हुए होते हैं यूएई, तो कभी हमारे एनएसए जो हैं वो पहुंच जाते हैं सऊदी अरब, डोवाल साहब, कभी हमारे पेट्रोलियम मंत्री कतर पहुंच जाते हैं। और इन हलचलों ने पाकिस्तान के रातों की नींदें उड़ाई हुई। फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान के एनालिस्ट के चेहरों पर, उनकी जबान पर साफ नजर आ रहा है। तो आइए चलिए जरा वीडियो के मजे लिए जाएं, देखे जाएं कि ये क्या बातचीत चल रही है। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब हमारी हुकूमतें, मैं आज की हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये सिलसिला पिछली हुकूमतों से चलता आ रहा है। सारी हुकूमतें इसमें शामिल हैं। जब से आईएमएफ का सिलसिला शुरू हुआ और हमने कर्जे में और कर्जे की मुसीबत और लानत में अपने मुल्क को डाला है, मुझे सिर्फ ये चाहिए, बुरी खबर ये है कि अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल दिमाग में रखें, अपनी मईशत को देखें, अपनी फॉरेन पॉलिसी को देखें, जो मईशत की बेस जो पे बनती है उसके लिए हम कोई प्रोसेस शुरू कर रहे हैं कि नहीं। और एक से बुरी खबर की के साथ आखिर में ये बात करूंगा, तवक्को है कि इस जंग के खत्म होने के बाद पाकिस्तान का जो मकाम मिला है, पाकिस्तान को जो ग्लोबल स्टेटस इसने अचीव किया है, उससे शायद हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो, हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, हमारे जो बेसिक जो आपके एसएमईज हैं, जो आपके छोटे आपके वो हैं यानी काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन सब की जिंदगी में कुछ इस तरह से यूं समझिए कि अच्छे वाला भौचाल आए कि हमारे पाकिस्तान में खुशहाली की तरफ जो है वो एक ऐसा कदम उठे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। तो इसमें हुकूमत ने एक पॉलिसी बनानी है और उस पॉलिसी के लिए अच्छा देखिए, ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कैसे चूरन देते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसने क्या कहा, इन साहब ने, कि पाकिस्तान में ना इन्वेस्टमेंट आएंगी, जो स्ट्रक्चर पाकिस्तान का बना है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, विदेशी निवेश जिसे हम कहते हैं, वो आएगी। आप समझ सकते हैं इसको? इनको रियलिटी पता है, इनको रियलिटी पता है, लेकिन ये बोलते नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो आर्मी के बूट के तले रौंदे जाएंगे। दे आर बूट लिकर्स। एफडीआई आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा चलिए आप ही से पूछता हूं, ये डॉन बिजनेस की रिपोर्ट है, जरा देखिए। ये उसका ट्वीट दिखा रहा हूं मैं, क्या कहता है ये। एफडीआई फेल बाय 27% ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। 21 अप्रैल को किया गया ट्वीट है ये, सुबह 10:30 बजे, 11:15 बजे। और आप यहां मीडिया पर खड़े होकर सरेआम झूठ बोल रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रेचर बढ़ा है, हमारे जो नाम हुआ है, अब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आएगी। अरे ये जिस खुदा को मानते हो उससे तो खौफ करो तुम लोग, डरो नहीं। डरोगे क्योंकि तुम लोग फेक मुसलमान हो। ये तुम्हारे यहां की रिपोर्ट है, तुम्हारा न्यूज़पेपर कहता है, तुम्हारी मीडिया कह रही है कि एफडीआई जो है 27% गिर गया है पहले 9 महीने में। 9 महीने में बच्चा पैदा हो गया है और वो कमजोर बच्चा है, देखो। और तुम कहते हो कि इन्वेस्टमेंट आएगी। तुम्हारे यहां से कंपनीज छोड़ छोड़ के चली गई। 125 से ज्यादा कंपनीज, स्क्रीनशॉट लगाइए भाई, 125 से ज्यादा कंपनीज जनवरी या फरवरी तक छोड़ के जा चुकी हैं आपके यहां से। और आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट आएगी। जो बिजनेसेस तुम्हारे यहां हैं वो तुम बचा नहीं पा रहे हो, और तुम कहते हो इन्वेस्टमेंट आएगी। लाखों की नौकरियां जा चुकी हैं तुम्हारे यहां, और तुम कहते हो कि रोजगार आएगा, गरीबों की मदद होगी।
अरे कुछ तो शर्म करो यार पाकिस्तानियों, सरेआम झूठ बोलते हो और वहीं पे तुम्हारी मीडिया तुम्हारी बातों की धज्जियां उड़ा रही होती है। पॉलिसी के लिए इस वक्त से बेहतर कोई वक्त हो नहीं सकता। ठीक है जी। हिलाली साहब, जब हम बात करते हैं, नजमुल साकिब साहब ने भी अभी कहा कि ग्लोबल स्टेटस पाकिस्तान का बहुत इंप्रूव हो गया है जब से हमने ये फैसिलिटेशन की है, तो क्या ये ग्लोबल स्टेटस इकोनॉमिक बेनिफिट में भी बदल सकता है? देखिए, ये ग्लोबल स्टेटस तो इम्प्रूव किया गया है, बट दिस हैज नथिंग टू डू जो आपका सवाल है। आपका सवाल ये था कि हमें 2 पैसे वापस देने पड़े जब उन्होंने मांगा और कहा कि हमें चाहिए। देखिए, हमारा इसमें, मैं कहता हूँ, उन्होंने कहा कि बुरी अच्छी बातें हैं, बुरी बातें, मैं कहता हूँ सब चीज़ अच्छा है। देखो, नंबर 1, उन्होंने आपसे पैसे मांगे और आपने दे दिए। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि आपके पास इतना था वापस करने के लिए। नंबर 1, आपका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ गया है। अच्छा। नंबर 2, आपका पोजीशन इतना बेहतर हो गया है कि आप पता है क्या करने वाले? आप यूरो डॉलर बॉन्ड्स इश्यू कर रहे हैं। यूरो डॉलर बॉन्ड्स जब आप इश्यू करेंगे, उससे आप पैसे कमाएंगे। और ये, अगर ये स्ट्रॉन्गर पोजीशन आपका नहीं होता, यू वुड नेवर बी इन अ पोजीशन टू इश्यू यूरो डॉलर बॉन्ड्स। तीसरी चीज है, भाई आपके पीछे अब यूएई नहीं है। मैं कहूंगा पाकिस्तान ने वो पैसे तब दिए हैं जब पाकिस्तान के बैंक में ना सऊदी अरब के $5 बिलियन आ गए हैं। मिस्टर हिलाली, तुम अपनी आवाम को मूर्ख बना सकते हो क्योंकि वो जाहिल है। दुनिया जाहिल नहीं है, दुनिया जानती है, दुनिया देखती है। और मेरे बैंक में 10 रुपए मौजूद हैं और मुझे उनमें से 4 रुपए देने हैं और मुझे कहीं और से 5 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं 4 रुपए दे दूंगा। मेरी तो यथास्थिति बरकरार है ना। $1 बिलियन फालतू में ही आ गए हैं और तुम इसको अच्छा मान रहे हो। ओवरऑल तुम्हारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कहां है? 21-22 बिलियन डॉलर पर है और तुम इसे अच्छा मान रहे हो। मैं कहूंगा कि आपने तो यूएई से $3 बिलियन लेने हैं। एतिसलात का दे ओ यू मनी। वो टेलीकॉम पाकिस्तान जो आपने उनको बेचा है, उसके तो पूरे पैसे अभी तक वसूल ही नहीं हुए। वो तो आपकी गड़बड़ थी उनकी जमीनों के बारे में, वो तो मसला हल हो गया है। और अगर हल नहीं हुआ है और हल आपके और उनके दरमियान नहीं हो सकता है, तो फिर आप कोर्ट जाएं, अदालत के पास जाएं। अदालत का भी ये काम है। देखिए, आप एतिसलात ओज यू, आपको उन्होंने $3 बिलियन देना है। 6% उसके ऊपर इंटरेस्ट है और 2% ऊपर उसका पेनल्टी है। तो 6। अच्छा, कितनी मजे की बात है। तो जब अगर यूएई ने देने हैं आपको, तो आप खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार वो तो बराबर हो गया, जो तुमको देने हैं वो तुमसे हम नहीं लेंगे, हो गया बात बराबर। $3 बिलियन की। किसको मूर्ख बना रहे हो बे? शिट। तो 6%, इसका मतलब यह है कि 3 बिलियन नहीं, $6 बिलियन आपको मिलना है। तो अगर आपने, अब आपके पास ऑल दी एवेन्यूज आर ओपन। जाएं अदालत को, जाएं जिधर भी जो भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है उधर जाएं, और उधर जाएं और आपके पैसे हासिल करें। और ये जो इंटरेस्ट लोन आपने लिया है सऊदी अरेबिया के लिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, दिस इज अ लो इंटरेस्ट लोन। ओके। तो दैट इज बेनिफिशियल टू। हर लिहाज से आप बेनिफिशियल टू है, हर लिहाज से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हर लिहाज से यू बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ठीक है, आपका एज पॉइंट। अ रिजल्ट ऑफ पेइंग दिस बैक। ओके, ओके, आपका पॉइंट आ गया। नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात भी आप कर दीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। आज का जरूरी सवाल, गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इत्तला दी है कि अगरचे मशरक़ वस्ता की जंग ने नए रिस्क और नई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है, लेकिन पाकिस्तान जंग के असरात बर्दाश्त कर सकता है। जरूरी सवाल यह है कि पाकिस्तान तो जंग के असरात बर्दाश्त कर लेगा,
लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस बढ़ती हुई खौफनाक महंगाई के असरात कैसे बर्दाश्त करेगा? हॉर्मोज का स्ट्रेट खुला रखे या बंद रखे, अगर वो हक उससे ले लें आप, इफ यू टेक अवे दैट पावर, तो इट इज नथिंग, फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो उसका कोई हाथ ही नहीं इन लोगों पे। और अगर वो उन्होंने बड़ी कोशिश की, देखिए ये मिसाइल पे क्यों ये बातें हो रही हैं, ये अमेरिका ना वो नेतन्याहू एक मिनट के लिए सोचा कि इनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं और इनके पास ऐसे इस किस्म की मदद है और इस किस्म का रेडार है, इस किस्म की डिलीवरी सिस्टम्स हैं जो ये खड़े होके हमें तबाह कर सकें। आप समझते हैं तेल अवीव को कोई डर था? इससे पहले जंग में आप बता दें तेल अवीव में एक घर भी गिरा है। पूरे इजराइल में उन्होंने पूरा अरब वर्ल्ड को फना कर दिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक जी, क्या उनका क्या गया है? दे डोंट नो व्हाट इज वॉर। इजरायलीज अब सीख रहे हैं, कुछ हद तक अब सीख रहे हैं, और इसलिए कि जो मुल्क इनको मदद कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि यार ये अगर कुछ कर नहीं पाए तो वी विल फॉर एवर भी इनके हाथों में हम फंसे रहेंगे। ये तो क्यों उसने कहा, अगर क्यों प्रेसिडेंट जी ने क्या कहा है, इफ यू कंटिन्यू लाइक दिस, इफ एक दफे आप बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे इजराइल, यू विल सीज टू एग्जिस्ट। अब आप सोचिए इससे बड़ा धमकी क्या हो सकता है? सही कह रहे हैं। इसका ये धमकी नहीं है, दिस इज एन एक्चुअल कंप्लीट राइट सेइंग कि अगर इजराइल को आप ऐसे चलने दें जैसे अमेरिका चला रहा है उसको, तो हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। अब टर्की इज नेक्स्ट। क्या तुम लोग बात करते हो यार? अमेरिका चला रहा है इजराइल को, इजराइल चला रहा है अमेरिका को। इजराइल इज द बॉस। अमेरिका की इकोनॉमी पर इजराइल का कब्जा है, अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री पर इजरायली इनोवेशन का कब्जा है। वरना ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है कि इजराइल ईरान वॉर में अमेरिका को आना पड़ा? क्या क्यों आएगा अमेरिका? अमेरिका बॉस नहीं, इजराइल बॉस है। और न्यूक्लियर बम की धमकी, अगला निशाना, अगला टारगेट पाकिस्तान है इजराइल का, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद। आप देखिएगा, आप देखिएगा। टर्की इज नेक्स्ट। कौन है नेक्स्ट? अगर इधर इजराइल ये जीत गया, अगर ईरान को ये ले गया, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया अमेरिका की मदद से और उनके हाफ एजुकेटेड लोग जो इधर इलेक्ट होते हैं उनकी मदद से, तो आप खुद सोचिए पाकिस्तान तो कुछ नहीं है। टर्की इज नथिंग, न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आ जाएंगे। तो दिस हैज टू स्टॉप। हम सबका फर्ज है कि ये अमेरिका खुद को अगर ये संभाल नहीं सकता है तो फिर उसको हम संभालें जो इसको संभाल रहा है और इसको ये हरकतें करवा रहा है। और एट एनी कॉस्ट, याद रखें, एट एनी कॉस्ट। और सबसे बड़ा अब मैं तो कह सकता हूं इसलिए कि आधे ईरानी शायद हों मगर हम पाकिस्तानी हैं फुल 100% नाउ। हम कह सकते हैं हमसे सीखो ईरान, हमसे सीखो। बड़े पैसे मिल रहे थे उन लोगों को जो हमारा मुल्क उस वक्त चला रहे थे, जिनको पैसे की बड़ी बड़ी शौक है, बहुत पैसे आ रहे थे कि हम बम ना एक्सप्लोड करें, लेट्स नॉट हैव अ बम। मगर हमने क्या कहा, अगर शैतान के इंस्ट्रूमेंट्स दुश्मन के हाथ में है और वो शैतान को इस्तेमाल कर सकता है, नो आई एम सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दुनिया ऐसा नहीं है और हमारे मजहब में भी ऐसा नहीं है। जस्टिस हैज टू बी डन। और जब लड़ाई का वक्त है लड़ो, हर चीज से लड़ो। अब ये सही है, लड़ो ना, फिर क्यों नहीं लड़ते हो? एक बार न्यूक्लियर चला कर तो देखो। खैर देखो, ईरान ने एक कार्रवाई कर दी है दोस्तों, ईरान ने एक कार्रवाई कर दी है। देखिए ईरानियन एजेंसी है ये, तंसीम न्यूज एजेंसी, क्या कह रही है जरा। Iranian forces dismantled terror team at Rask border, killing several terrorists. Iranian security forces destroyed an operational team of the Jaish al-Zulm terrorist group after they infiltrated from the Pakistan border into the Rask region, killing several militants.
पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है इसने। पाकिस्तान बॉर्डर से घुस रहे थे ये जैसल जुल्म वाले आतंकवादी, और ईरान ने ठोक दिया, IRGC ने ठोक दिया इन पाकिस्तानियों को। याद करिए कि मैं क्या कहता था कि ईरान से खबर आएगी। अब धीरे धीरे ये बिल्डअप हो रहा है। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा है। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है जैश अल जुल्म। आगे आगे आपको खबर मिलेगी कि क्या चल रहा है, समझ रहे हैं आप। रही बात ईरान की, तो उसने तो दे दिया मामला। इसके अलावा अब देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना मामला हो रहा है। ईरानी भी समझ रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, अमेरिकी भी समझ रहे हैं कि गड़बड़ कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि ये दलाली करते हैं, दलाली के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, अपनी बहू बेटियों को भी बेच सकते हैं, और ये हो रहा है। इनफैक्ट ये हो रहा है। पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ी जो चुनौती है ना, वो ये है कि किसी तरह वो ईरान को अमेरिका की बातों को मनवाने के लिए मना ले। ईरान कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम नहीं मानेंगे जो बात ट्रंप कह रहा है। हम क्यों माने, जो करना है करो, आओ लड़ते हैं। जबकि पाकिस्तान के लिए वॉर का शुरू होना फिर से, और पाकिस्तान का इस वॉर को लंबा चलना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई, पीड़ादायक, और इसके बड़े खतरनाक नतीजे होने वाले। आसिम मुनीर जानता है कि अगर ये लड़ाई दोबारा शुरू हो गई, अगर ये लड़ाई आगे लंबी खिंच गई, तो वो नप जाएगा। ट्रंप छोड़ेगा नहीं उसको, और ईरान भी नहीं छोड़ेगा। तो ये जो बनने जा रहे थे, इनको अब बड़ी मुश्किल आने वाली है। ये जो चौधरी बन रहे थे, अभी टाइम अभी आने वाला है, अभी देखते चलिए। अभी ये शुरुआत हुई है, अभी आते चलिए, देखते चलिए। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन ईरान की मिसाइल गिरेगी इस्लामाबाद पर। लेट्स सी, आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।